के न्यूज इंडिया, मैं हूं दीपिका आपके साथ इस खास पेशकश में। और शुरुआत करते हैं शत्रु संपत्ति, प्रशासन को आपत्ति। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बनी मस्जिद को जांच के बाद शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की जमीन पर मस्जिद और 4 दुकानों को बनाया गया था। इसकी शिकायत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की तरफ से 10 जून को तत्कालीन डीएम से की गई थी। शत्रु संपत्ति अधिकरण की जांच में पता चला कि 1947 में इस जमीन का मालिकाना हक लियाकत अली खान के पास था, जिसे बंटवारे के बाद से अभी तक अवैध तरीके से कब्जा करके रखा गया था। देखिए, ये एक 930 खसरा नंबर था जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय, जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। सर, इसमें कितनी टीम आई थी? इसमें कई बार टीम आ चुकी है, कौन सी टीम लगी हुई? देखिए, ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में, जो जिले स्तर से थी। इसका जो टीम आई थी वो शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय, जो भारत सरकार के अधीन है, उनके द्वारा टीम भेजी गई थी। और क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अतहर। मोहम्मद जी, ये रेलवे स्टेशन के बाहर जो जमीन है, आज इसमें फाइनल डिसीजन आया है शत्रु संपत्ति घोषित होने का। आप यहाँ क्या करते हो और क्या समझते हैं? जी, ये शत्रु संपत्ति का मामला है। जो इस जमीन का मामला है वो ये है कि शत्रु संपत्ति वाला रुस्तम अली खान की जमीन थी, जो उन्होंने वक्त की थी। जो विपक्ष है, जिन लोगों ने मुकदमा किया है या जो भी फैसला आया उस पर, वो ये है कि ये लियाकत अली खान की संपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शत्रु संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये रुस्तम अली खान ने वक्त की थी, उनकी यहीं वफात हुई है और इस तरह का कोई मामला इसमें नहीं है। हम ये समझते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन कैसे समझा जा रहा है इसमें लियाकत अली खान की वजह से समझा जा रहा है कि ये लियाकत अली खान की जमीन थी, जो वहाँ जाके पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी हत्या भी हो गई थी वहाँ, आपको अगर मालूम हो तो। उन्हीं की संपत्ति बताते हैं। हालांकि उनके वालिद, उनके पिताजी की संपत्ति थी ये, जिन्होंने वक्फ की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष यादव जुड़ चुके हैं। आशीष जी, शत्रु संपत्ति अधिकरण की जांच में पता चला कि 1947 में इस जमीन का मालिकाना हक लियाकत अली खान के पास था। अब जिसकी जांच भी कराई गई है और दिल्ली रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। आशीष जी, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने उनकी एक शिकायत की थी इसकी, और वो शिकायत जो है उसके बाद यहाँ से दिल्ली रेफर हो गई थी शत्रु संपत्ति के लिए ऑफिस पे। वहाँ पे जो इसकी इंक्वायरी आई और इंक्वायरी करने के बाद, जांच जब पूरी हुई, जांच करने के बाद ये पाया गया कि ये शत्रु संपत्ति है और उसके अंतर्गत पुष्टि हुई और उसके जो आदेश है वो जिलाधिकारी को भेज दिए गए हैं। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, इसमें जो मस्जिद बनी हुई है, जिसको मेन मुद्दा मस्जिद को लेके है, तो वहाँ अजान बंद होगी या चालू रहेगी, वो तो अभी समय बताएगा। अभी 1-2 दिन में क्या इसमें डिसीजन लिया जाता है। दीपिका जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे शत्रु संपत्ति अधिकार की जांच के बारे में।
अब बात करेंगे बांग्लादेश हिंसा का विरोध। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुस्लिम समूह ने रविवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुतले जलाए। प्रदर्शनकारी ने पीटीआई बताया कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया है। हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वहां हमले नहीं रुक जाते। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय समेत अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। भारत ने पिछले हफ्ते कहा था कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत को यह भी उम्मीद थी कि राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास से संबंधित मामले को उचित और निष्पक्ष तरीके से निपटाया जाएगा। दास को राजद्रोह के एक मामले में पिछले महीने ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, भारत ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अनिकेत, देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर जिस तरह से बांग्लादेश में जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, उसका जो विरोध है, अब कहने का वो विरोध अब पूरा देश व्यापी हो चुका है। और अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो दिखने को आज मिला गई बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने पहुंचकर लोग बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है उनका पुतला भी दहन किया है। इस साफ तौर पर गरिमा जो विरोध है वो कहीं ना कहीं देशव्यापी रूप जो है अपना लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया कुछ होगी, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये पर आने वाले समय में। लेकिन अगर बात करें विरोध की, तो निश्चित तौर पर जो विरोध है वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर आया और प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश का उनका जो पुतला दहन है वो लगातार देखने को मिला। और आज ये एक बड़ा मामला देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बड़ी संख्या में जब मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे, जब उन्होंने पुतला दहन किया और लगातार जो विरोध के नारे थे वो सुनाई पड़े। साफ तौर पर जो विरोध आप समझ सकते हैं, जो आक्रोश है लोगों में, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सड़कों तक उतर आ चुका है। अनिकेत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश में हिंसा का विरोध हो रहा है। रोष में किसान, मांगों पर घमासान। दिल्ली कूच पर निकले 101 किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है, जिस पर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इन किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 101 किसानों के एक समूह ने पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर स्थित प्रदर्शन स्थल से दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे। इसमें 4 किसान घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस का दावा है कि उनके पास किसान यूनियनों द्वारा उपलब्ध कराई गई 101 किसानों के नामों की सूची है।
शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं तनावपूर्ण हालात बनते जा रहे हैं। किसानों का पुलिस से झड़प भी हो चुका है। इस दौरान किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले तक भी दाग दिए गए हैं। आपको लगातार टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे शंभू बॉर्डर के विजुअल्स, जहां किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण बन गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रपाल अकरी जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ इंडिया के चैनल पे। सर, जैसा कि एमएसपी और खाद्य को लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार लगातार ये देखा जा रहा है कि वो बात करने से कतरा रही है, क्या वजह है? चंद्रपाल जी। सर अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। चंद्रपाल अत्री जी, आप सुन पा रहे हैं? एक मिनट मैम। चंद्रपाल जी अपनी बात पूरी करें। चंद्रपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अत्री जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। सर प्लीज अनम्यूट करें। अत्री जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी बात पूरी करें सर। अभी आ रही है आवाज? जी सर, जी सर। आपको आ रही है? जी सर। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया का मेरे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि ये सारी चर्चा मैंने सुनी है और मैं यहाँ बॉर्डर्स के पास ही से इसको मैंने जो 26 नवंबर 2020 का जो इससे पहला आंदोलन था वो भी कवर किया था। जो यहाँ पर शंभू बॉर्डर के पास दो तरह का बॉर्डर है, एक शंभू बॉर्डर है और एक झरमरी बॉर्डर है जी। झरमरी बॉर्डर पे मैं था, वो भी कवर किया था। लेकिन वो था कि लोगों ने, किसानों ने उस समय बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होके वो वहां से निकल गए। पर जो अब 13 फरवरी वाला, जो 13 फरवरी 2024 को शंभू बॉर्डर के पास जो आंदोलन हुआ है जी, आप सुन पा रहे हो? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। 13 फरवरी 2024 को ये आंदोलन जो हुआ था शुरू, वो मैंने पहले दिन से कवर किया। सारे आंदोलन के अंदर
अगर हम देखा जाए तो पत्रकार के तौर पर अगर इसको देखें जी तो ये आंदोलन था, उसमें ये बात माननी पड़ेगी कि किसानों की मांगे जायज थी, लेकिन किसानों की एकता की कमी। इस आंदोलन में पंजाब के किसान माने या ना माने, पंजाब की बहुत सारी जो उन्हीं संस्थाओं से जुड़े हुए वो भी बाहर थे, जिसके कारण सरकार के ऊपर यह आंदोलन इतना दबाव नहीं डाल पाया और इसी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई और गड़बड़ होती चली गई। जी दूसरी बात, ये किसानों को माननी चाहिए बात। जी दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि वो सरकार की तरफ से है। हम कभी भी सरकार को जब चुनते हैं तो वो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए चुनते हैं। वो जरूरी नहीं कि सभी समस्याएं एक समय ही हल हो जाएंगी। जी बिल्कुल। अभी भी जो किसानों ने मांगे रखी हैं उनको हम जायज मानते हैं। जरूरी नहीं कि वो सभी मांगे एक समय में ही हल हो जाएं। उनको हल करने के लिए समय लगेगा, लेकिन जो हो सकती हैं पहले उनको हल कर दिया जाए, जिससे ये आंदोलन है जो इस तरह की बात ना जाए कि सरकार हमारी बात सुनती ही नहीं है। ये एक मैसेज आ रहा है लोगों के बीच में। और तीसरी बात जो हमने देखी है, हमारे कुछ साथियों ने जो बोली थी वो ये थी कि इस आंदोलन के कारण आसपास के क्षेत्र हैं जो वो बहुत प्रभावित होते हैं। मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह एग्री हूँ, क्योंकि जो सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन हुआ था पिछली दफा 26 नवंबर 2020 से जो शुरू हुआ था, वो पहले 2 दिनों का था, लेकिन रास्ते में रोक लिया गया, सरकार ने रोक लिया तो वो वहां परमानेंट हो गया। और ऐसे ही ये आंदोलन था जो 13 फरवरी को इन्होंने जाना था, रास्ते तो हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम तो सभी को हुई है। प्रॉब्लम उसमें बहुत ज्यादा हुई है। और मेरे जो इलाका है, मैं जो यहाँ से प्रॉपर कवर करता हूँ इस इलाके को, इसकी जो प्रैक्टिकली इसको देख रहा हूँ, उसमें सभी में समस्या है। इस समय सारी सड़कों पर जाम है, सभी लिंक सड़कें टूट चुकी हैं। लोग अपनी जगह सही है कि आंदोलन के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 2 वे ट्रैफिक है। जैसे किसानों ने वहां परमानेंट बना लिया है, वैसे सरकार ने भी उसको जितनी बुरी तरह बंद किया है, जितनी सख्ताई से बंद किया है, इतनी सख्ताई से बंद करना भी अपने आप में चिंता का विषय है कि सरकारें खुद बैरिकेड कैसे लगा सकती हैं। ये दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा, किसानों को भी सोचना पड़ेगा और इनको भी सोचना पड़ेगा, दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा। जो लोग इससे सफर हो रहे हैं वो सफर ना हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। समूह बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। अत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राजधानी में फिर बढ़ा प्रदूषण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस आ चुके हैं और बात करेंगे राजधानी में फिर बढ़ा प्रदूषण। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है। कई जगहों पर AQI बहुत खराब दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 38 निगरानी स्टेशनों में से 11 ने सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के मुताबिक शहर में वायु गुणवत्ता सोमवार को खराब श्रेणी में रह सकती है, जबकि मंगलवार को इसके बहुत खराब होने की मॉर्निंग थी। मैंने सोचा फ्रेश एयर मिलेगी, इधर ग्रीनरी काफ़ी है, लेकिन यहाँ के देखा तो फॉग और वो सब पॉल्यूशन एंड फॉग मिक्स है, तो आंखों में थोड़ा जलन भी हो रही है, प्लस ब्रीथिंग इश्यूज भी हो रहे हैं। क्या किस तरह से रोक लग सकती है? अब रोक क्या, वही है, सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। वैसे तो खैर 70% CNG गाड़ियाँ चल रही हैं दिल्ली में, बट स्टिल थोड़ा बहुत चीज़ और करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पेड़ लगाने की। और हम भी वेट ही कर रहे हैं कि थोड़ा मौसम में बदलाव आए और फॉग कम हो। या
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घाटी में मृत मिले पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर के उधम सिंह जिले में रविवार सुबह 2 पुलिसकर्मी मृत पाए गए और उनके शरीर पर गोलियां लगने के निशान मिले हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि संदेह जताया है कि ये साथी पुलिसकर्मी की हत्या करने और आत्महत्या करने का मामला है। अधिकारियों ने बताया कि ये पुलिसकर्मी उत्तरी कश्मीर के सोपोर से जम्मू क्षेत्र में रियासी जिले के तलवाड़ा सहायक प्रशिक्षण केंद्र जा रहे थे। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह करीब 6:30 बजे जिला मुख्यालय स्थित काली माता मंदिर के बाहर पुलिस वैन के अंदर पुलिसकर्मियों के गोलियों से छलनी शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि रविवार को करीब 6:30 बजे रहमवल पुलिस थाने को सूचना मिली कि सोपोर से विभाग के एक गाड़ी में एसटीसी तलवाड़ा जा रहे थे। 2 पुलिसकर्मी गोलियां लगने से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये सहकर्मी को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में गाड़ी चालक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि गाड़ी में यात्रा कर रहा चेन ग्रेड का एक कांस्टेबल सुरक्षित बच गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। स्टेशन रैबल को एक इत्तला मिली कि सोपोर से तलवाड़ा की तरफ जाने वाली एक पुलिस व्हीकल जिसमें 3 पुलिसकर्मी सवार थे, उनमें से 2 पुलिसकर्मियों को फायर आर्म इंजरीज हुई है। ये इत्तला मिलते ही पुलिस पार्टी जो है मौके पे पहुंची और मौके का जायज़ा किया और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक पुलिस ने की है उसमें ये पता चला है कि इन 3 में से एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी पे सबसे पहले फायर किया है और फिर खुद को भी गोली मारी है। तो ये फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड का मसला है। AK-47 सर्विस वेपन जो है इसमें यूज़ हुआ है। अभी डेड बॉडीज़ को जो है GMC उधमपुर पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया है। ठंड न लगे भगवान, कपड़ों का इंतजाम। इन दिनों मथुरा के बाजारों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के लिए कपड़ों की भरमार है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश में मथुरा के बाजारों में हलचल बढ़ गई है। लोग अपने लिए नहीं, अपने घरों में भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इंसानों की तरह मूर्तियों को भी सर्दियों में गर्म रखना चाहिए। ये सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। ये उनके नाइट सूट हैं, उनको गर्मी सर्दियों में सुबह शाम पहना देते हैं। और ये अब जैसे हमको ठंड लगती है उनको भी ठंड लगती है, वो भी पहनते हैं। उनको भी पोशाकें पहनाते हैं। उन्हीं पोशाकें सभी जगह मिल जाती हैं, छोटे बड़े सब साइज की। जैसे अपने कान्हा जी के जैसे बच्चे की केयर करते हैं उस तरीके से उनकी केयर करनी पड़ती है और उनका ध्यान रखना पड़ता है। मैं कान्हा जी की ये ड्रेसेस ले रही हूँ। जुगल जोड़ी ली है मैंने अभी, तो उनके लिए ये वेलवेट की ड्रेसेस ले रही हूँ। और मेरे पास पहले वैसे लड्डू गोपाल भी हैं, तो हम उनकी ऐसे ही जैसे मौसम के हिसाब से ही ड्रेसेस पहनाते हैं हम। कभी जैसे मौसम सर्दी का मौसम होता है तो वेलवेट और ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, और गर्मी का होता है तो पतले ही जैसे हम पहनते हैं वैसे ही पहनाते हैं। मथुरा की दुकानें भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए रंग बिरंगे कपड़ों से अटी हुई हैं। यहाँ श्रद्धालु अपने मन मुताबिक कपड़े चुनते हैं। ये कपड़े भगवान कृष्ण की मूर्तियों को सजाने के लिए खास तौर से डिजाइन किए गए हैं। श्रद्धालु इन्हें मौसम और प्राथमिकताओं के मुताबिक खरीदते हैं। इस समय ठाकुर जी को ठंड ना लगे इसलिए ठंड की पोशाकें, ऊन की पोशाकें, सनील में, वेलवेट में जो चुभे ना, बड़े आराम से ठाकुर जी पहन पाएँ और सो पाएँ रात में, ठंड ना लगे, सर्दी जुकाम। बालक की तरह सेवा रहती है यहाँ ठाकुर जी के, हमारे यहाँ छोटे बालक की तरह जैसे बच्चों का ट्रीट किया जाता है उसी हिसाब से ठाकुर जी के डायपर तक हमारे यहाँ सर्दियों के और रात में सुलाने के लिए आते हैं। जिस तरीके के आपके सुलाने के लिए नाइट ड्रेसेज हैं, सनील में, वेलवेट में, हौजरी में, ये सब ठाकुर जी को इस समय डिमांड इसी चीज़ की रहती है, सर्दी सर्दी पूरा। ठाकुर जी को सर्दी ना लगे उसी लिए कंबल, रजाई, इस तरह की चीज़ें
कंबल वगैरह सब है। सर्दी का मौसम है, जो खरीदारी करने अब लोग भटकाते हैं, तो किस तरह की पोशाक देखते हैं और क्या उनकी डिमांड रहती है? उनकी पोशाक नई डिजाइन की रहती है। इस समय सनील का है, ऊन का है। देवी देवताओं की मूर्तियों को खास कपड़े पहनाना सदियों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा का पालन प्यार और श्रद्धा दिखाने के लिए किया जाता है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।